एमए प्रीवियस। आज हम हर्बर्ट स्पेंसर के उद्विकासीय नियम पर चर्चा करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकासीय नियम एक उल्लेखनीय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह कहा जाता है कि इस नियम को प्रस्तुत करने में आप पर चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राणीशास्त्रीय उद्विकासीय सिद्धांत का प्रभाव देखा गया है। इस संबंध में डार्विन की कृति है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस पुस्तक के द्वारा स्पेंसर अपने विचारों को प्रस्तुत किए हैं और इस पुस्तक को अपने विचारों का आधार भी माना है। डार्विन के अनुसार प्रारंभ में प्रत्येक जीवित वस्तु सरल होती है और उसके विभिन्न अंग इस प्रकार एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं कि न तो उन्हें अलग किया जा सकता है और न ही उनका कोई एक निश्चित स्वरूप होता है, परंतु धीरे धीरे कुछ समय बाद उसके विभिन्न अंग जो उसमें घुले मिले रहते हैं कुछ समय बाद उससे अलग हो जाते हैं और उनका एक निश्चित स्वरूप हो जाता है। जिस तरह से उदाहरण के रूप में चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि प्रारंभ में एक किसी चीज़ का बीज सरल रूप में होती है, उसके विभिन्न अंग जैसे जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल एक दूसरे में ऐसे घुले मिले रहते हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ समय बाद यही अंग जो उनसे घुले मिले रहते हैं विकसित होकर के उनसे अलग हो जाते हैं। अर्थात जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल सभी विकसित हो जाते हैं। जो कुछ समय पहले सरल रूप में था वह बाद में जटिल रूप में अर्थात विभिन्नता के रूप में आ जाता है। इसी रूप में इन्होंने माना है कि प्राणियों का भी विकास हुआ है, जीव निर्माण भी इसी रूप में हुआ है। अर्थात आरंभ में कोई भी जीव एक कोष्ठ के रूप में होता है, स्वरूपहीन ढेर के रूप में होता है। उसके जो भी अंग होते हैं इस प्रकार उससे घुले मिले रहते हैं कि न तो उनको देखा जा सकता है न ही उनको अलग किया जा सकता है, परंतु कुछ समय बाद वही अंग जो उसे घुले मिले रहते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। अर्थात उनका एक स्वरूप भी तैयार हो जाता है। जैसे इसके विभिन्न अंग हाथ, आँख, नाक, कान, पैर जो भी होता है वे सभी विकसित हो जाते हैं, उनका एक निश्चित स्वरूप हो जाता है। इस तरह से उनका अलग अलग कार्य भी निश्चित रहता है। जो भी अंग होते हैं वे अलग अलग कार्य करते रहते हैं। अर्थात इस विभिन्नता के बावजूद भी उनमें अंतर्निर्भरता की स्थिति पाई जाती है। उनका श्रम विभाजन रहता है, वे अलग अलग रूप में अपना काम करते हैं, लेकिन अंतर संबंध और अंतर्निर्भरता की स्थिति बनी रहती है। उद्विकास की यह जो प्रक्रिया है यह निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। डार्विन का यह कहना है कि समाज में रहने वाला प्रत्येक प्रकार का प्राणी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। जो व्यक्ति इस संघर्ष के लिए दुर्बल हो जाते हैं उनको अयोग्य माने जाते हैं। अपने अस्तित्व की रक्षा में जो भी व्यक्ति असमर्थ हो जाता है ऐसे व्यक्ति को अयोग्य व्यक्ति माना जाता है और अयोग्य व्यक्तियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। डार्विन ये कहते हैं कि अपने अस्तित्व की रक्षा में जो व्यक्ति असफल हो जाता है वे अयोग्य होते हैं और अयोग्य व्यक्तियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। अयोग्य व्यक्तियों के ऊपर ही प्राकृतिक प्रवण का नियम लागू होता है। इस तरह से जीने का अधिकार उन्हीं व्यक्ति को है जो अपने अस्तित्व की रक्षा में सफल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम योग्य प्राणी कहते हैं और योग्य प्राणी का अस्तित्व हमेशा बना रहता है, उनके ऊपर प्राकृतिक प्रवण का नियम लागू नहीं होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर ही हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने उद्विकासीय नियम को प्रतिपादित किया था। आपके अनुसार भौतिक जगत अर्थात जिसको हम दृश्य जगत कहते हैं,
पदार्थ और शक्ति के सम्मिलन से बना हुआ है। ये दोनों अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे पर आधारित होते हैं, अर्थात इनकी विशेषता यह है कि ये सदैव गतिमान रहते हैं। कभी इनमें कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। इनका कभी विनाश भी नहीं होता है। अर्थात उसी प्रकार इनका कहना है कि शक्ति गतिमान होने के साथ साथ शाश्वत भी होती है, लेकिन शक्ति के स्वरूप में अंतर आ जाता है, लेकिन उनके शक्ति में कभी कोई कमी नहीं आती है। जैसे कोयले को जलाने से उसका स्वरूप बदल जाता है, वह राख हो जाता है, लेकिन उसके शक्ति में कभी कोई कमी नहीं आती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकास के यहाँ पर उद्विकास के प्रमुख सिद्धांत को 3 रूपों में हम देख सकते हैं। प्रथम यह है कि शक्ति शाश्वत होती है। दूसरा यह है कि पदार्थ का विनाश कभी भी नहीं होता है। और तीसरा यह है कि प्रत्येक जीवित वस्तु गतिशील होती है, उसमें एक गति होती है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि प्रारंभ में प्रत्येक पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्ध समानता की स्थिति में होता है, अर्थात इसके विभिन्न अंग इस प्रकार एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है और न ही उनका कोई निश्चित स्वरूप होता है। अर्थात सभी पदार्थ आरंभ में एक स्वरूपहीन ढेर मात्र होते हैं, परंतु यह ढेर शक्तिमान होता है और उसमें गति भी होती है, जिसके कारण समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे पदार्थ का स्वरूप भी बदलता जाता है। पदार्थ का स्वरूप बदलने के कारण उसके जो विभिन्न अंग होते हैं वे अस्पष्ट हो जाते हैं, उनमें पृथकता की स्थिति आ जाती है और इसी पृथकता के आधार पर उनमें एक अस्पष्ट स्वरूप भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि उद्विकास के दौरान पदार्थ में एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध विभिन्नता की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रक्रिया से सितारे, नक्षत्र, तारे, भौतिक दुनिया यानी कि जो भी विभिन्न भौतिक दुनिया के विभिन्न अंग जो भी हैं सभी स्पष्ट हो जाते हैं। व्यक्तियों के कार्यों का विभाजन हो जाता है, यानी कि जल, मिट्टी, भौतिक जगत में हरियाली उत्पन्न हो जाती है। यह सब कुछ दृश्य जगत की वस्तुएं होती हैं जो कि बाद की अवस्था में देखी जा सकती हैं। आज का अध्ययन बस यहीं तक, शेष अगले टर्न पर।